हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ जो कि पिछले वर्ष पूछे भी जा चुके हैं। तो गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र टॉपिक पिछला समाप्त हुआ है, उस पर आज हम कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू लेके आए हैं और निश्चित ही वह आपको परीक्षा में बहुत मददगार साबित होगा। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकशीलता म्यू नॉट के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होगा। एक ऐसा माध्यम है जिसकी वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट और चुंबकशीलता म्यू नॉट है, और उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग के लिए कौन सा संबंध होगा। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में संबंध का सूत्र पढ़ चुके हैं और वहां से एक संबंध मालूम चला था कि C इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। तो देखिए उसी से संबंधित C क्या है, प्रकाश की चाल, और हम जानते हैं कि प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग का ही यह संबंध दिखाया गया है और यहाँ यही चीज पूछा भी जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग का कौन सा इक्वेशन होगा। तो देखिए इस टाइप में हमें ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा मान म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान है। तो इसी से संबंधित यह भी प्रश्न है, इसी पर आधारित, इस सूत्र पर आधारित प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है। तो इसलिए हर टाइप के प्रश्न को बिल्कुल करने के लिए तैयार रहिए। देखिए यहीं से अगर दोनों पक्षों का हम वर्ग करा दें तो ये C² इक्वल टू हो जाएगा 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसका अगर रिवर्स कर लिया जाए यानी म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, तो ये 1/C² के इक्वल होगा। और हम जानते हैं C प्रकाश की चाल है और प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ C का मान रख दिया गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब इस टाइप का जो मान होगा वही ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 2 में वही सही होगा। तो यहाँ देखिए इस टाइप का हमें ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर बी होगा। थर्ड में देखिए, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट पावर 1/2। देखिए इसी प्रश्न को किस तरीके से घुमा घुमा के प्रस्तुत किया गया है। इसी को अगर हम पावर में लिखना चाहें तो इसी को अगर पावर में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जिसके ऊपर रूट लगा होता है उसकी घात हम लिख सकते हैं 1/2। और इसको अगर हम अंश में रिप्लेस करें तो देखिए यही C इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट पावर -1/2। यहां से हमको क्या दिखाई दे रहा है, यही प्रश्न है, इसी प्रश्न को बस घात के रूप में बदल दिया गया है। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट पावर माइनस में 1/2 है तो ये भी C के ही बराबर होगा। अब C प्रकाश की चाल है और प्रकाश की चाल निर्वात में मालूम है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए कुछ ऐसे भी प्रश्न के जो ऑप्शनल दिए जाते हैं, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसको ध्यान से हमें देखना है। कहीं जल्दबाजी में अगर तुम 3 × 10⁸ पे सही मार दोगे तो गलत हो जाएगा। भाई आंकिक मान के साथ साथ मात्रक भी हमें देखना है। अब देखिए 3 × 10⁸ C का मान जरूर होता है, लेकिन C का मान जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये बात ध्यान रखिए। अब ऑप्शन में हम अगर ढूंढें तो 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड है, ये नहीं हो सकता। 3 × 10⁸ ये सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, इसमें यूनिट दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड, इसलिए ये भी आंसर इसका नहीं होगा। अगला 3 × 10⁹ मीटर पर सेकंड, ये भी नहीं हो सकता। फिर 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो देखिए इसी को अगर हम सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखें तो इसको 3 × 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये सेंटीमीटर पर सेकंड में बदलेगा। तो 10⁻2 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड बन जाएगा। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल अगर हम सेंटीमीटर पर सेकंड में कहें तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा जाता है। तो अब यहां देखिए राइट आंसर हमारा डी होगा, इसमें राइट आंसर डी होगा। तो ऐसे प्रश्नों में धोखा हो सकता है, इसलिए जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो वहां मान के साथ साथ उसके मात्रक पर भी विशेष ध्यान देना है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में देखिए इसमें कह रहा है म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट
का मात्रक है। अब यहां देखिए प्रश्न में अब की बार कह रहा है म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भिन्न राशि है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, ये बेहतरीन प्रश्नों में आता है। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का अनुपात है और साथ में रूट भी लगा हुआ है, तो इसके मात्रक की बात की गई है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट का यूनिट होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, इसका यूनिट है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए ध्यान से, यहां न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर और ये मात्रक पलट के ऊपर करेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा और कूलाम स्क्वायर आ जाएगा नीचे। अब यहां से हमको न्यूटन न्यूटन यानी स्क्वायर के रूप में न्यूटन भी मिल रहा है, मीटर भी मिल रहा है, एम्पियर और कूलाम ये सभी स्क्वायर के रूप में मिल रहे हैं, तो अंडर रूट हम हटा सकते हैं, यहां हमें मिल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये मीटर स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि रूट जो लगा है, तो मीटर स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। तो न्यूटन का स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, एम्पियर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर, तो सभी दो दो घात में है तो रूट हटा देंगे, सारे एक एक घात में हम लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर इंटू कूलाम। अब हम यहां से अगर न्यूटन मीटर को चाहें तो न्यूटन मीटर को हम जूल लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन मीटर मात्रक है बलाघूर्ण का और जूल है कार्य का, तो दोनों के ही विमीय सूत्र समान है, दोनों एक ही टाइप के हैं, तो हम न्यूटन मीटर को जूल लिख सकते हैं और प्रति कूलाम इसी के साथ कर दीजिए। तो देखिए यहां से न्यूटन मीटर को हमने जूल बना दिया और प्रति कूलाम इसी के नीचे हमने भाग करा दिया और अपॉन एम्पियर के रूप में इसको बदल लिया। अब हमें मालूम है जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम ये किसका मात्रक है, तो जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट लिखते हैं, ये वोल्ट के रूप में इसको कन्वर्ट किया जाता है, वोल्ट को ही जूल प्रति कूलाम कहते हैं, और वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर इसको ओम कह सकते हैं, क्योंकि वैद्युत प्रतिरोध R बराबर B अपॉन I फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो R जो होगा यानी R जो होगा वो वोल्ट और एम्पियर के तुल्य होगा, इसके अनुपात के तुल्य होगा, तो वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम ओम कहते हैं, ओम ये वैद्युत प्रतिरोध के मात्रक के तुल्य है। तो अब यहां से हमें क्या मालूम चला कि अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये ओम के तुल्य आता है। कभी कभी सीधा इसको प्रूव करने के लिए पूछ लिया जाता है कि दिखाइए कि अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओम के तुल्य है, तो इस तरीके से हम उसको दिखा भी सकते हैं मात्रक को तोड़ते हुए, और अंत में हम ओम के तुल्य दिखाएंगे। तो यहां से देखिए हमारे प्रश्न नंबर 4 का सही ऑप्शन बी नंबर होगा, प्रश्न नंबर 4 में बी ऑप्शन इसका सही होगा, राइट आंसर है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, तो प्रश्न संख्या 5 को हम देखिए कैसे करते हैं, और प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया हुआ है, यहां 5 नंबर प्रश्न में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इनमें से कौन सा है, तो आइए देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के अलग अलग सभी मात्रकों को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर जो प्रश्न बनते हैं वो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, नहीं है वाले प्रश्न में भी लोग गलत कर सकते हैं, इसलिए सारे मात्रक अगर ध्यान में है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B होती है, इसके कौन कौन मात्रक है, उन मात्रक को हम एक बार थोड़ा ध्यान देंगे। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये भी इसका मात्रक है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी इसका मात्रक है, और इसी का मात्रक टेस्ला भी है। ये SI पद्धति या MKS पद्धति में ये सारे मात्रक हैं, और जबकि एक मात्रक हमने CGS पद्धति में पढ़ा है जिसको गॉस कहते हैं। तो ये चारों मात्रक कम से कम याद होने चाहिए। अगर इस तरीके से प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो वहां इनमें से 3 दिया रहेगा, चौथा एक कोई अलग रहेगा, तो उसी की पहचान हमें करनी होगी। तो ये ध्यान रखिए, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला ये तीनों चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक है, साथ साथ गॉस CGS पद्धति का इसी का मात्रक है, और ये छोटा मात्रक होता है। एक टेस्ला 10 का घात -4 गॉस के बराबर होता है। तो ये सारी बातें यहाँ ध्यान रखेंगे। तो अब इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर 5 में इन तीनों में कौन सा मिल रहा है इससे, तो वेबर के पदों में है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में हमारा यह सही दिखाई दे रहा है, तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अब देखिए छठा प्रश्न, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। हम पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़ा जा चुका है
कि आवेश अगर स्थिर है तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होता है, और वही आवेश अगर गति करने लगे तो कौन सा आवेश उत्पन्न करेगा? तो अगर गतिमान आवेश है तो निश्चित ही उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो हम ये दोनों बातें पढ़ चुके हैं कि गतिशील आवेश पूछा है क्या उत्पन्न करेगा, तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र तो होता ही है, साथ साथ जब गति करना शुरू कर देता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। ये आवेशित कणों के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होता है, पढ़ चुके हैं। और अगर गतिशील है आवेशित कण तो गतिशील आवेश में चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाता है, इसलिए इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। वैद्युत क्षेत्र तो ऑलरेडी प्रकृति जो है आवेश की उसके कारण है, और गतिमान होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की भी उत्पत्ति होती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्षैतिज दिशा में चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है, क्षैतिज दिशा में चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में है। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में है, ऊपर की ओर इस तरीके से ऊर्ध्वाधर दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। तो क्षैतिज दिशा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो ऐसे क्षेत्र में जा रहा है, प्रवेश कर रहा है जहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर है। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। देखिए इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है? क्षैतिज दिशा में। इलेक्ट्रॉन चल रहा है क्षैतिज दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र कैसे है? ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो अब यहां पूछ रहा है कि इसका पथ कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, और जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है क्षेत्र के, तो वह वृत्तीय पथ पर गति करता है। यह सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो यहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी, जिसकी दिशा लंबवत ऊपर दिखाया गया है, और यह क्षैतिज दिशा में इलेक्ट्रॉन गतिमान है। तो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, और लंबवत प्रवेश करने पर वह वृत्तीय पथ पर गति करेगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा। अब वृत्तीय पथ में देखिए दो चीजें कह रहा है, क्षैतिज तल में एक वृत्त या ऊर्ध्वाधर तल में एक वृत्त। क्षैतिज तल में वृत्तीय पथ होगा उसका या ऊर्ध्वाधर तल में होगा। तो गति किधर हो रही है? गति जिस तल में होती है उसी तल में वृत्तीय पथ पर गति करेगा। तो तल क्षैतिज तल में गतिमान है, तो निश्चित ही जो वृत्तीय पथ इसका होगा वो क्षैतिज तल में होगा। तो यहां ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्षैतिज तल में एक वृत्त। तो इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? क्षैतिज तल में एक वृत्त होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 8 पर पहुंच गए। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। एक आवेशित कण है और वह चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर कण का पथ पूछ रहा है। देखिए 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है, कण का पथ होगा। कण का पथ कैसा होगा? तो हम जानते हैं अगर लंबवत प्रवेश करता है तब तो वृत्ताकार पथ होगा। अगर क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो क्षेत्र की दिशा में अगर प्रवेश करेगा तो बिना विचलित हुए अपने पथ पर द्विरेखीय गति करता हुआ सीधे निकल जाएगा, और लंबवत प्रवेश करेगा तो वृत्तीय पथ पर करेगा। तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। और अगर मान लीजिए किसी कोण थीटा पर प्रवेश कर रहा है, यानी न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो न लंबवत हो, उसके बीच कोई कोण हो, कोई न्यून कोण से प्रवेश करे, तो ऐसे सिचुएशन में बताया गया है कि आवेशित कण का जो पथ होगा वो कुंडलिनी होगा, कुंडलिनी के रूप में आगे बढ़ेगा, हेलिक्स के रूप में। तो यहां देखिए आवेशित कण है, 30 अंश के कोण पर प्रवेश कर रहा है, तो पथ कैसा होगा? तो हम कहेंगे कुंडलिनी होगा। प्रश्न नंबर 9 पर आ गए। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान है। एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई होता है, आवेश का परिमाण, और प्रोटॉन पर भी प्लस ई प्रोटॉन पर और माइनस ई इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन पर ये माइनस ई आवेश होगा और प्लस ई होगा प्रोटॉन पर। तो अगर हम कहें कि आवेश का परिमाण, तो आवेश का परिमाण दोनों पर समान होगा, दोनों पर आवेश का परिमाण ई ही कहा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों के आवेश का परिमाण समान है, गतिज ऊर्जाएं भी समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षिप्त किया जा रहा है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत फेंका जा रहा है, तो लंबवत फेंक रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षिप्त किया जा रहा है।
तो पथ की त्रिज्या पूछ रहा है, पथ की त्रिज्या कैसी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है प्रोटॉन के लिए अधिक होगी, बी में कह रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए अधिक होगी, सी में कह रहा है दोनों के पथ समान वक्रीय होंगे, और डी में कह रहा है दोनों के पथ सरल रेखीय होंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए यहां क्या ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो हम यहां से कैसे देखेंगे? त्रिज्या की बात कर रहा है, त्रिज्या, और हम जानते हैं त्रिज्या आर का एक सूत्र पढ़ चुके हैं, त्रिज्या आर बराबर 2m के अपॉन क्यूबी। यहां रूट जो होगा वो केवल 2m के पर ही लगता है, √2m के अपॉन क्यू इंटू बी। ये तो अब इसमें देखिए त्रिज्या आर किस पर निर्भर कर रही है? तो आवेश पर तो निर्भर नहीं करती, क्योंकि दोनों का आवेश समान है। गतिज ऊर्जाएं भी प्रश्न में कहा गया समान है, तो गतिज ऊर्जा पर भी निर्भरता नहीं रह गई। चुंबकीय क्षेत्र भी एक समान है, तो कहीं ना कहीं ये त्रिज्या आर जो है वो प्रपोजनल टू रूट यम होगा। रूट यम, जिसका द्रव्यमान अधिक उसकी त्रिज्या अधिक। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में हमें मालूम है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है। तो प्रोटॉन का अगर द्रव्यमान अधिक है तो उसके पथ की त्रिज्या भी अधिक होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न नंबर 10 पे पहुंच गए। 10वां प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित आवेशित कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किए जाते हैं। निम्नलिखित आवेशित कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किए जाते हैं। किस पर सर्वाधिक बल लगेगा? देखिए किस पर सर्वाधिक बल लगेगा, हमें बल बताना है। हम जानते हैं कि बल के लिए फार्मूला है F बराबर QVB साइन थीटा। यह फार्मूला बताया गया लॉरेंज बल से। अब इसमें क्या दिया हुआ है? आवेशित कण समान वेग, वेग इनका समान है, यह नियत है वेग, वेग पर निर्भरता नहीं रह गई। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र भी एक समान है, और लंबवत प्रक्षेपित करते हैं यानी थीटा 90 है, तो साइन 90 के लिए साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा। इसकी भी जरूरत खत्म हो गई। यहां से क्या दिखाई दे रहा है कि केवल और केवल बल की निर्भरता आवेश पर है। तो इन चारों कणों में जिन पर आवेश सबसे अधिक होगा उस पर लगने वाला बल अधिक होगा। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो ई के तुल्य होता है, ई के तुल्य। और प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होता है, प्लस में होता है। इस पर माइनस में है, उतना ही आवेश ये प्लस में होता है। और यह है हीलियम नाभिक, He प्लस हीलियम नाभिक। और हीलियम नाभिक में प्रोटॉन 2 होते हैं, तो 2e के बराबर इस पर आवेश होगा। और यह लिथियम नाभिक है, लिथियम नाभिक में आवेश है 3e के तुल्य, 3e। इसमें 3 प्रोटॉन मौजूद होंगे, तो सबसे ज्यादा आवेश जिसका होगा उस पर बल सबसे अधिक लगेगा। तो यहां सर्वाधिक आवेश लिथियम नाभिक पर दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न नंबर 11 पे पहुंच गए हम लोग। तो 11वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दी विभवांतर से त्वरित एक इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब ट्रांसवर्स है, अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र है, और उसमें बी विभवांतर भी दिया हुआ है, और इससे त्वरित इलेक्ट्रॉन है प्रवेश कर रहा है। इस पर बल F लगता है यदि विभवांतर 2 गुना हो जाए। देखिए पहले विभवांतर V1 का मान B दिया है और बाद में इसको डबल करके 2B कर दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन है, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वही इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है, और फिर बल F लग रहा है। F बल पहले लग रहा है, प्रारंभ में F1 बराबर F कहा जा रहा है, बल इस पर समान कार्य कर रहा है। फिर कह रहा है यदि विभवांतर 2 गुना हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हो जाएगा। भाई विभवांतर अगर 2 गुना हो जाए तो लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा? तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो उस पर लगने वाले बल का सूत्र है QB इंटू B, ये होता है लॉरेंज बल से। भाई यहाँ अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र है और इलेक्ट्रॉन जो है, एक त्वरित इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, मतलब लंबवत प्रवेश करता है। कहने का मतलब कि यहाँ लंबवत प्रवेश कर रहा है, बी विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है, और बी विभवांतर से अगर त्वरित किया गया और फिर इसको लंबवत प्रवेश कराया गया तो कह रहा है विभवांतर 2 गुना हो जाए
तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा? विभवांतर के दुगना हो जाने पर लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा? तो आइए देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। भाई बल, यहां चुंबकीय क्षेत्र की बात नहीं हो रही, चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सीधे बल से इसकी तुलना की गई कि इलेक्ट्रॉन का विभवांतर दोगुना हो जाए तो बल कितना होगा। तो देखिए, चूंकि हम जानते हैं आवेशित कण जब वृत्तीय पथ पर गति करता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने पर, तो जब इसकी त्रिज्या, हम त्रिज्या पर देखेंगे कि त्रिज्या कितना गुना होगा। भाई त्रिज्या कितना गुना होगा, उस त्रिज्या के अनुसार हम बल को निकालेंगे। यहां पर तो एक सूत्र पढ़े हैं कि R बराबर 1/b अंडरवुड 2mb अपॉन q। ये तो अब यहां देखिए इलेक्ट्रॉन है, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, द्रव्यमान भी सेम है, चुंबकीय क्षेत्र भी सेम है, तो कहीं ना कहीं त्रिज्या इसकी निर्भर करती है वोल्टेज के रूट पर, R प्रोपोर्शनल टू अंडरवुड V। और विभवांतर को डबल किया जा रहा है, विभवांतर को डबल कर रहे हैं, तो V के स्थान पर अगर 2V कर दिया जाए तो यहां देखिए √2 इंटू √V इस रूप में, ये √2V हो जाएगा। विभवांतर अगर 2V किया गया तो कितना अंतर आया, ये देखिए पहले वाले से ये √2 गुना हो गया, पहले वाले का √2 गुना हो गया, यानी विभवांतर को डबल करने पर त्रिज्या इसकी √2 गुनी हो जाती है, त्रिज्या इसकी √2 गुनी हो जाती है। तो त्रिज्या अगर दुगनी हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं, भाई त्रिज्या दुगनी हो रही है तो क्या परिवर्तन होगा। यहां से हम देख सकते हैं, फार्मूला पढ़ चुके हैं, F बराबर mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। एक फार्मूला पढ़ चुके हैं mb स्क्वायर बाई आर, mb स्क्वायर बाई आर, ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। चूंकि यहां वेग और त्रिज्या एक दूसरे को बैलेंस करता है, तो यहां से हम नहीं देख सकते, हम यहां से देख सकते हैं भाई घूर्णन गति हो रही है, अपने ही पथ पर वह चक्कर लगा रहा है, हम कह सकते हैं वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो कहीं ना कहीं बल और त्रिज्या, ये निर्भरता दोनों की एक दूसरे पर हम देख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू R होगा, यहां F R के प्रोपोर्शनल होगा, यानी त्रिज्या जितना गुना बढ़ा है उतना ही गुना बल बढ़ेगा। तो यहां त्रिज्या जितना गुना बढ़ गया है उतना गुना इसके बल में वृद्धि होगी। हम कह सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। त्रिज्या अगर √2 गुना बढ़ रहा है विभवांतर को 2 गुना करने पर, तो बल भी उतना ही गुना हो जाएगा, √2F के बराबर हो जाएगा, क्योंकि F बराबर mr ओमेगा स्क्वायर होता है। और यहां ओमेगा की कोई बात नहीं की गई है, विभवांतर त्वरित कर रहे हैं, तो यहां से गतिज ऊर्जा के पदों में भी हम कर सकते हैं कि गतिज ऊर्जा और विभवांतर ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। गतिज ऊर्जा भी उसी अनुपात में हम देख सकते हैं, जितना जिस अनुपात में विभवांतर बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं बल को हम त्रिज्या से जोड़कर √2 गुना कर सकते हैं कि इसका बल जो होगा √2 गुना होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक इलेक्ट्रॉन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत v वेग से गमन करता है, क्षेत्र के लंबवत v वेग से गमन कर रहा है। अचानक चुंबकीय क्षेत्र घटकर b/2 रह जाए। भाई चुंबकीय क्षेत्र में यहां परिवर्तन किया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र घटकर अचानक से b/2 हो गया। अब कह रहा है पथ की प्रारंभिक त्रिज्या R का मान अब हो जाएगा, यानी त्रिज्या में कितना परिवर्तन हुआ। तो त्रिज्या देखिए क्या होता है, R बराबर होता है mb अपॉन qb। इसमें किस पर निर्भरता देखनी है, इलेक्ट्रॉन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी B पर निर्भरता नहीं रह गई। इलेक्ट्रॉन है तो द्रव्यमान भी सेम हो गया, आवेश भी सेम हो गया। अब यहां देखिए इसमें कह रहा है अच्छा चुंबकीय क्षेत्र में यहां परिवर्तन किया जा रहा है, तो निर्भरता चुंबकीय क्षेत्र पर ही बन रही है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र पहले B था और लंबवत B वेग से गमन करता है, अचानक से चुंबकीय क्षेत्र घटकर b/2 रह जाता है, तब त्रिज्या कितना होगा। यानी सीधा इसके संबंध को कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ इसका रिलेशन देखना है हमें, चुंबकीय क्षेत्र के साथ, कि अगर B आधा कर दिया जाए तो त्रिज्या कितना हो जाएगा। तो B अगर आधा करेंगे, यहीं से देखिए B को अगर हम आधा कर दें, यानी B को b/2 कर दें, तो ये 2 पलट के ऊपर जाएगा और यहां से हमको 2 × 1/b मिल जाएगा।
2 इंटू 1/b, यानी पहले जितनी त्रिज्या थी 1/b था, अब उसका दुगना मिल रहा है। अब त्रिज्या कितना मिलेगा? 2 गुना हो जाएगा 1/b का। तो यहां से हम कह सकते हैं बढ़कर दुगना हो जाएगा, यानी त्रिज्या पहले r था तो अब बढ़कर ये हो जाएगा त्रिज्या r का मान 2r हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ये बढ़कर 2r हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न संख्या 13 पर, एक ऊर्ध्व सीधे चालक में, एक ऊर्ध्व सीधे मतलब ऊर्ध्वाधर सीधा चालक है और इस ऊर्ध्व सीधे चालक में धारा ऊपर की ओर बह रही है। धारा जो है ऊपर की ओर बह रही है, आई धारा ये हो गई, ऊपर की ओर बह रही है, बहती है। एक बिंदु P इसके पूर्व की ओर, तो पूरब हम इधर कह सकते हैं, इधर एक बिंदु P है, मान लीजिए r दूरी पर है, r दूरी पर एक बिंदु P है, पूर्व की ओर थोड़ी दूरी पर है, और बिंदु Q चालक के पश्चिम की ओर, तो इसके ठीक अपोजिट साइड में उतनी ही दूरी पर हम यहां बिंदु Q को ले रहे हैं, उतनी ही दूरी पर कह रहा है। अब कह रहा है कि Q चालक के पश्चिम में उतनी ही दूरी पर है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसके कारण, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा है कि Q से अधिक होगा या Q के बराबर होगा या Q से कम होगा या Q से अधिक या कम, धारा की तीव्रता पर निर्भर करता है। यहां देखिए इस चालक तार से दोनों बिंदु समान दूरी पर है, चालक तार से दोनों बिंदु समान दूरी पर है। तो हम जानते हैं अगर कोई अनंत लंबाई का सीधा तार है तो उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो μ0/2 पाई I/r, या यहां त्रिज्या a कहा गया, यहां कितना कहा गया है, हाँ a दूरी पर, ये त्रिज्या r की जगह पे यहां a दूरी कहा जा रहा है। तो अगर a दूरी पर स्थित है तो यहां हम μ0/2 पाई I/a लिख सकते हैं। तो इस a दूरी पर दोनों साइड में चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र B a दूरी पर जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण P और Q दोनों बिंदुओं पर बिल्कुल बराबर होगा। परिवर्तन किसकी होगी? दिशा की होगी, दिशा में परिवर्तन होगा। धारा ऊपर की ओर बह रही है तो P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा लंबवत भीतर की ओर होगी, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत भीतर और इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर होगा। तो केवल दिशा में परिवर्तन होगा, समान दूरी पर दोनों बिंदु स्थित हैं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान होगा। तो अब यहां हम क्या कह सकते हैं, Q के बराबर है, P पर चुंबकीय क्षेत्र Q के बराबर है, यानी प्रश्न संख्या 13 में बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अनंत लंबाई के सीधे पतले तार में, अनंत लंबाई के सीधे पतले तार में I धारा बह रही है। देखिए I धारा बह रही है, बहती है यदि किसी बिंदु की तार से लंबवत दूरी है, किसी बिंदु की तार से लंबवत दूरी है, तब उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र A के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का सीधा संबंध दूरी से लिया गया। तो अगर यहां से हम देखें कि चुंबकीय क्षेत्र दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, इसको ऊपर ले जाएं तो यहां से हम लिख सकते हैं B प्रोपोर्शनल A⁻−1। कौन से ऑप्शन में है, तो यह ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, 14 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब देखिए आज का अंतिम प्रश्न, इस 15वां प्रश्न यहां से, यदि अल्फा कणों के दो पुंज एक ही दिशा में परस्पर समानांतर गतिमान है, ये दो पुंज हैं अल्फा कण के और ये एक दूसरे के समानांतर गतिमान है, ये समानांतर गतिमान है एक दूसरे की और ये दोनों ही अल्फा कण है। यदि अल्फा कणों के दो पुंज एक ही दिशा में परस्पर समानांतर गतिमान है, तब ये, अब देखिए इसमें कह रहा है ये दोनों अल्फा कण परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं या आपस में कोई बल नहीं लगाते या आपस में लंबवत चलने लगते हैं या आपस में आकर्षित होते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं गतिमान आवेशित कण के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, दोनों क्षेत्र होते हैं, परंतु यहां देखिए दोनों अल्फा कण हैं और अल्फा कण में चारों तरफ दोनों क्षेत्र होता है, लेकिन ज्यादा प्रबल जो होगा वो वैद्युत बल होगा। वैद्युत बल चुंबकीय बल से कहीं अधिक प्रबल होता है, इसलिए
वैद्युत बल का प्रभाव ज्यादा रहेगा, चुंबकीय बल का कम रहेगा। भाई दोनों क्षेत्र होता है गतिमान आवेश के चारों ओर, लेकिन यहां वैद्युत बल का प्रभाव अधिक होगा, इसलिए दोनों ही धनावेशित कण है। तो धनावेशित कण समान प्रकार के आवेशों में क्या देखने को मिलेगा? प्रतिकर्षण। तो ये दोनों एक दूसरे को परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न नंबर 16 पे पहुंच गए हम लोग। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉनों के पुंज की प्रकृति होगी। देखिए समान दिशा में इलेक्ट्रॉन पुंज है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और एक ही दिशा में गतिमान है, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गतिमान है। तो इसमें कह रहा है समान दिशा में समान वेग से, वेग भी समान है सबका, गतिमान इलेक्ट्रॉनों के पुंज यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश भी सब पर समान होंगे, इन सब की प्रकृति कैसी होगी? तो देखिए ये सभी इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के समान दिशा में जब गति करेंगे समांतर, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और प्रतिकर्षण बल कार्य करने से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे इस तरीके से। और प्रतिकर्षित होने पर इनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अब अभिसारी तब कहते जब एकत्रित होता। यहां देखिए अलग अलग हो रहा है, दोनों में अलग अलग जा रहे हैं सभी, तो यहां अपसारी गुण कह सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भाई समांतर नहीं जाएंगे क्योंकि दोनों में समान प्रकार के आवेश है, तो वैद्युत बल प्रभावी होगा और प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण के कारण इनका गुण जो होगा प्रकृति, ये अपिसारी, यहां अपसारी कही जाएगी, अपसारी प्रकृति होगी। फिर देखिए प्रश्न नंबर 17। यदि दो समांतर तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही हो, दो समांतर तार हैं और इसमें धारा एक ही दिशा में बह रही है, दो समांतर तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही हो, तो तार पर एक दूसरे को आकर्षित, तो तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्योंकि अब यहां रीजन पूछा जा रहा है कि अगर कोई दो समांतर तार हैं, उसमें धारा एक ही दिशा में बह रही है, तो उनके बीच आकर्षण कार्य करता है। उसका कारण क्या है? चार ऑप्शन दिया है। कह रहा है इसमें उनके बीच विभवांतर होता है। विभवांतर, भाई धारा बह रही है तो विभवांतर कहां से होगा? भाई यहां स्पष्ट कह रहा है एक ही दिशा में धारा बह रही है, दोनों में, दो समांतर तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही है, तो कह रहा है उनके बीच विभवांतर, तो विभवांतर के कारण यहां आकर्षण नहीं होता। उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, तो इसके कारण भी यहां आकर्षण बल नहीं है। उनके बीच वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत बल कहां से कार्य करेगा? भाई धारावाही तार है, तार के चारों ओर केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो यहां देखिए धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र, ये अगला प्रश्न भी पूछा गया है। तो इसी में हम 17 में देखिए ऑप्शन नंबर सी तो नहीं हो सकता, यहां उनके भी चुंबकीय बल कार्य करता है, ये राइट आंसर होगा। भाई दो समांतर तार है, दोनों में धारा बह रही है, तो उनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा और चुंबकीय बल के कारण इनके बीच आकर्षण, धारा एक ही दिशा में है तो दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, धारा विपरीत दिशा में है तो दोनों में प्रतिकर्षण लागू होगा। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 18 में वही प्रश्न, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। तो धारावाही चालक के चारों ओर केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, वैद्युत क्षेत्र तो आवेश के चारों ओर होता है। यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित जरूर हो रहे हैं, लेकिन जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है चालक में उतने ही धनायन भी मौजूद है। इसलिए कोई भी चालक का कुल आवेश अगर देखा जाए तो कुल आवेश टोटल शून्य होता है। इस कारण से चालक के चारों ओर केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है। देखिए प्रश्न संख्या 19, समान गतिज ऊर्जा के एक प्रोटॉन, समान गतिज ऊर्जा के एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है तथा एक अल्फा कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्रमशः आरई, आरपी, आर अल्फा त्रिज्या के गोलाकार कक्षा में घूम रहे हैं। फिर कह रहा है आरई, आरपी एवं आर अल्फा में संबंध होगा। हमें संबंध बताना है, क्या संबंध होगा? तो देखिए यहां तीन कण जो लिए गए हैं, उन तीन कणों में गतिज ऊर्जा कह रहा है समान है। तो गतिज ऊर्जा अगर समान है तो देखिए त्रिज्या का एक फार्मूला प्रयोग गतिज ऊर्जा के पदों में 2mk/qb, ये फार्मूला बताया जा चुका है कि उनके वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या होगी वो √2mk/qb के बराबर होगी। अब इसमें देखिए समान गतिज ऊर्जा पर निर्भरता नहीं है, समान है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण अलग अलग है
तो इनके द्रव्यमान भी भिन्न होंगे, आवेश भी भिन्न होंगे। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में भी कोई निर्भरता नहीं है। अब इनमें त्रिज्या पूछ रहा है कि त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा। तो अब हम देखते हैं द्रव्यमान, यहां कुल मिलाकर इसकी निर्भरता हमें लेनी है √m और आवेश q के साथ। आवेश q और द्रव्यमान m के बीच निर्भरता हमें लेनी है। ये √m/q के प्रोपोर्शनल दिखाना है, ये लेना है और इसी से संबंध हमें प्राप्त करना है। तो देखिए ये निर्भरता प्रोपोर्शनलिटी जो लेनी है, त्रिज्या से संबंध बनाना है वो √m/q के साथ। तो अब हम देखेंगे सबसे इसमें द्रव्यमान किसका ज्यादा है और किसका आवेश ज्यादा है। सभी के लिए हम इस सूत्र से √m/q का मान निकालेंगे। तो हमें मालूम है कि प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1836वां भाग होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए कहें, इलेक्ट्रॉन के लिए हम आवेश लिखें और द्रव्यमान लिखें, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इसी तरीके से हम प्रोटॉन और अल्फा कण तीनों की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए और साथ में अल्फा कण के लिए। इन तीनों की अगर बात करें तो यहां हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E के बराबर माइनस में और प्रोटॉन पर आवेश उतना ही होता है प्लस में E के बराबर, और अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो प्लस में 2E के बराबर होता है। तो आवेश का परिमाण सबसे ज्यादा अल्फा कण में है, यहां से दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में समान है। अब द्रव्यमान पर आ जाइए। द्रव्यमान, मान लीजिए इसका द्रव्यमान अगर यम है, प्रोटॉन का द्रव्यमान यम है, तो इस यम का 1/1836वां भाग होता है इसका। चलिए हम इसको 1 मान ले सीधे। मान लीजिए इसका द्रव्यमान प्रोटॉन का 1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन का 1/1836 ये होगा। और अल्फा कण में 4 प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन का 4 गुना इसका हो जाएगा। अब यहीं से हम R की वैल्यू हम दोनों के लिए निकालें अगर, तो सबसे ज्यादा देखिए किसका आएगा और क्रम क्या होगा इनका। तो हम यहां से देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें R की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए, तो देखिए द्रव्यमान जो होगा 1/1836 और इसका 1, तो यहीं से हमको ये आवेश देखिए दोनों के समान है। आवेश इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के समान है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आवेश समान है। द्रव्यमान किसका कम है? इलेक्ट्रॉन का कम है, प्रोटॉन का ज्यादा। और जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसकी त्रिज्या बड़ी, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसकी त्रिज्या बड़ी। तो इसका मतलब इन दोनों में अगर देखा जाए तो Rp बड़ा है, Rp बड़ा होगा Re से। यहां हमें यह मालूम चल गया कि Rp और Re में Rp बड़ा है Re से, मतलब प्रोटॉन की त्रिज्या इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या से अधिक है। फिर अगला देखिए, हम दूसरा संबंध अल्फा कण का देखा जाए तो अल्फा कण में क्या होता है, तो अल्फा कण में देखिए द्रव्यमान और आवेश का मान निकाला जाए यहां से, तो द्रव्यमान देखिए 4 गुना हो रहा है, प्रोटॉन का 4 गुना है। द्रव्यमान प्रोटॉन का 4 गुना है, यानी यहां पर हम रूट में 4 लिख सकते हैं। और आवेश देखिए, तो आवेश प्रोटॉन का दुगना है, तो आवेश अगर प्रोटॉन का 2 गुना कर दिया जाए तो यहां नीचे 2 आ जाएगा। अब त्रिज्या देखिए, त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ा, तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, नीचे बटा 2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यानी अगर देखें तो अल्फा कण और प्रोटॉन की त्रिज्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई अल्फा कण और प्रोटॉन की त्रिज्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि द्रव्यमान अगर 4 गुना हो रहा है तो वो वर्गमूल के रूप में है, बाहर आएगा 2। आवेश दुगना हो रहा है तो 2 कैंसिल हो रहा है, यानी यहां 1 आ रहा है, 1 के बराबर त्रिज्या इसकी मिल रही है। भाई यहां त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जो प्रोटॉन की त्रिज्या मिल रही थी वही अल्फा कण की मिल रही है। तो यहां से हमको मालूम चल गया कि Rp और R अल्फा बराबर है। अब इन दोनों में देखिए कौन सा संबंध यहां तीनों में दिखाई दे रहा है, तो यहां हम कह सकते हैं सबसे छोटा त्रिज्या इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन और अल्फा कण का बराबर। तो सबसे छोटा इसमें नहीं है, देखिए बराबर अल्फा कण और प्रोटॉन का बराबर किसमें दिखाई दे रहा है, अल्फा कण और प्रोटॉन का बराबर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अधिक कह रहा है तो ये गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रोटॉन और अल्फा कण का बराबर और इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटी त्रिज्या होगी। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आइए प्रश्न संख्या 20।
तो प्रश्न संख्या 20 को हम कैसे हल करें, देखिए प्रश्न संख्या 20 ये बढ़िया प्रश्न है, 6 प्रश्नों की श्रेणी में आता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो आज जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो अच्छे ही प्रश्न हैं, सब सिलेक्टिव प्रश्न है। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है त्रिज्या r के अर्धवृत्तीय वलय के आकार के परिच्छेद वाले, यानी एक अर्धवृत्तीय वलय के आकार का कोई परिच्छेद है, इस तरीके से अर्धवृत्त बन रहा है। ये मान लीजिए ये अर्धवृत्त निर्मित कर रहा है, अर्धवृत्त निर्मित कर रहा है, केंद्र इसका O हमने कह दिया, त्रिज्या इसकी बात कर रहा है R, तो यहां से यहां तक त्रिज्या इसकी R कह दिया जाए, R त्रिज्या है, R त्रिज्या है, एक अर्धवृत्त निर्मित कर रहा है। कह रहा है त्रिज्या R के एक अर्धवृत्तीय वलय के आकार के, यानी वलय का इसका आकार के परिच्छेद वाले एक अनंत लंबाई, अनंत लंबे तार, तो ये केवल अनुप्रस्थ परिच्छेद दिखाया गया। अर्धवृत्ताकार जो वलय के रूप में ये अनुप्रस्थ परिच्छेद है और इसी के अनुसार पूरा का पूरा तार अनंत लंबाई का है। और त्रिज्या r के अर्धवृत्तीय वलय के आकार के परिच्छेद वाले एक अनंत लंबे तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। इस पूरे धारा देखिए पूरे परिच्छेद से होकर धारा बहेगी, धारा जो बह रही है I धारा इस पूरे परिच्छेद से होकर बह रही है। अब इस पूरे परिच्छेद को अगर हम छोटे छोटे समान खंडों में विभक्त करें, समान खंडों में एक छोटा सा इसका लघु खंड ले लिया जाए और इसमें कहा जाए धारा DI बह रही है, इसमें धारा DI बह रही है। तो अब इस इतने सूक्ष्म खंड द्वारा केंद्र O पर निर्मित कोण, मान लीजिए ये कोण D थीटा है, ये कोण हमने D थीटा मान लिया कि ये D थीटा कोण निर्मित कर रहा है, ये D थीटा है। और यहां से ये अति सूक्ष्म खंड जो लिया गया जिसमें DI धारा बह रही है, धारा का एक छोटा सा अवयव लिया गया। इस छोटा सा अवयव जो है यह इसके अक्ष के साथ, ये अक्ष कहा जाएगा, तो इसके अक्ष के साथ ये थीटा कोण हमने मान लिया बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। अब देखिए इसके कारण एक सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर उत्पन्न होगा। तो सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए ये अब जितना कोण यहां से इसका है, जो धारा अवयव लिया गया है थीटा कोण पर है, तो उतने ही कोण पर इस सूक्ष्म अवयव से यहां हमने ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र dB ले लिया। ये dB चुंबकीय क्षेत्र है और ये ऊर्ध्व से, ये ऊर्ध्वाधर है, यहां ऊर्ध्व से उतना ही कोण निर्मित करेगा, यानी थीटा कोण ये निर्मित करेगा, थीटा कोण ये निर्मित कर रहा है। अब देखिए प्रश्न में पूरी बात, I धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, हमें इस अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बताना है। अक्ष के अनुदिश कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो dB यहां देखिए थीटा कोण अगर इधर बना रहा है तो हम इसको अगर दो घटकों में वियोजित करें तो अक्ष के अनुदिश इसका ऊर्ध्व घटक आएगा, dB sin थीटा आएगा अक्ष के अनुदिश, dB sin थीटा होगा अक्ष के अनुदिश। और यहां अक्ष के परपेंडिकुलर देखा जाए तो dB cos थीटा इधर होगा, ये होगा dB cos थीटा, dB cos थीटा इस डायरेक्शन में होगा और dB sin थीटा अक्ष के अनुदिश होगा। तो हमें यही बताना है प्रश्न के अनुसार, इसकी अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी dB sin थीटा का मान बताना है। तो कैसे बताएंगे, इस पूरे अर्धवृत्तीय वलय के आकार का कोई परिच्छेद है और अनंत लंबाई का ऐसा चालक है, तो इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो इसकी अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें बताना है। तो देखिए हम पहले सूक्ष्म खंड, जो सूक्ष्म खंड है इसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र यहां उत्पन्न हो रहा है, तो सूक्ष्म खंड के कारण, भाई अनंत लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो यहां देखिए छोटा सा खंड लिया गया, DI अवयव लिया गया धारा का, तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को अगर dB लिखा गया तो हम लिख सकते हैं dB बराबर म्यू इंटू DI अपॉन, म्यू इंटू DI अपॉन ये हो जाएगा 2π और त्रिज्या यहां r लिया गया है तो 2πr लिख सकते हैं। अब इसमें सूक्ष्म खंड जो DI लिया गया, इस DI का मान कैसे निकाला जाए, DI का मान कैसे निकाले, तो देखिए अगर R त्रिज्या का ये अर्धवृत्त बन रहा है, R त्रिज्या का अगर ये अर्धवृत्त बन रहा है तो अर्धवृत्त की पूरी लंबाई कितनी होगी,
तो अर्धवृत्त की पूरी लंबाई, तो अर्धवृत्त की पूरी लंबाई होती है पाई इंटू आर। पाई इंटू आर अर्धवृत्त की परिधि होती है, तो उसी को हम पूरी लंबाई कह सकते हैं। तो इस पूरी परिधि में धारा आई बह रही है, तो इस एकांक परिधि में बहने वाली धारा, एकांक परिधि में बहने वाली धारा कितनी होगी? तो एकांक परिधि में बहने वाली धारा होगी आई बटा पाई आर, आई बटा पाई आर, ये एकांक परिधि में बहने वाली धारा होगी। अब हमें बताना क्या है? हमें बताना है इतनी लंबाई में। तो ये लंबाई कितनी है? हमें इस चाप डी आई जो लिया गया है, इसके चाप की लंबाई निकालनी है। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे? एक फार्मूला पढ़े हो, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो इसकी लंबाई, अगर छोटी सी लंबाई ये डीएल लिया गया, मान लीजिए ये डीएल लिया गया, सूक्ष्म खंड है, तो ये चाप और बटा त्रिज्या इसकी आर कही जाएगी, ये हो जाएगा। तो इस डीएल लंबाई बराबर कितना होगा? यहां से अगर डीएल लंबाई निकाला जाए तो ये आर डी थीटा के बराबर होगा, आर इंटू डी थीटा। तो देखिए एकांक लंबाई में धारा आई बटा पाई आर, एकांक लंबाई में धारा है आई बटा पाई आर। तो इस डीएल लंबाई में धारा कितनी? तो आर इंटू डी थीटा यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, आर इंटू डी थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, तब यहां से हमको डी आई की वैल्यू मालूम चलेगी। ये डी आई की वैल्यू यहां से मालूम चलेगी। यहां जो लघु अवयव धारा का लिया गया, इसका मान डी आई कितना होगा? तो इसका मान निकाला गया है भाई, डीबी तो चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण है, म्यू नॉट डी आई अपॉन टू पाई आर, और इसमें जो डी आई की वैल्यू है वो आई अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। भाई आर डी थीटा यहां कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या से इस छोटे से लघु धारा अवयव का लंबाई निकाला गया, लंबाई डीएल आर डी थीटा आया। और फिर इस पूरे परिधि जो अर्धवृत्त की परिधि है, इस पूरे अर्धवृत्त परिधि की एकांक लंबाई का मान निकाले, एकांक लंबाई में धारा का मान। तो एकांक लंबाई में धारा का मान जब निकालेंगे तो आई बटा पाई आर, और उसमें आर डी थीटा लंबाई है डीएल की, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने धारा अवयव का मान निकलेगा, डी आई का मान निकल आएगा। अब इन मानों को देखिए हम कहां से कहां तक करेंगे। यहां देखिए थीटा कोण यहां से बन रहा है 0, और यहां से लेकर यहां तक पूरा अर्धवृत्त का हमें समाकलन करके, इस डीबी का अगर समाकलन कर दिया जाए कहां से कहां तक? 0 से लेकर पाई तक, 0 से पाई तक समाकलन करेंगे। लेकिन यहां कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक लेना है? अक्ष के अनुदिश घटक डीबी साइन थीटा। तो अब हमें निकालना है बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू निकालनी है 0 से पाई तक इंटीग्रेट करके डीबी साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये डीबी साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां से मान रख के सॉल्व कर सकते हैं। डीबी का मान निकाल चुके हैं, रख दीजिए, ये 0 टू पाई, और डीबी का मान आया है म्यू नॉट डी आई अपॉन, यह जाएगा 2 पाई आर, ये मिल गया, इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। और डी आई का मान कितना है उसको भी रख दीजिए, डी आई रख दीजिए यहां पर, इसको सब बाहर कर सकते हैं क्योंकि यहां देखिए डी आई में डी थीटा मिल रहा है हमको, यहां रख दीजिए। तो b बराबर मिल जाएगा, हम यहां बाहर कर रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर को हम बाहर कर रहे हैं। अब यहां डी आई साइन थीटा दिख रहा है, तो 0 टू पाई, अंदर बच रहा है डी आई साइन थीटा, और डी आई की वैल्यू यहां है आई अपॉन पाई आर, आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा, और लास्ट में साइन थीटा भी मिल रहा है, इंटू साइन थीटा कर सकते हैं। तो अब यहां देखिए आर से तो आर ये कैंसिल हो रहा है, आर से आर कैंसिल हो रहा है, लेकिन पाई यहां मल्टीप्लाई होके 2 पाई आर स्क्वायर बना रहा है, पाई मल्टीप्लाई होके 2 पाई आर स्क्वायर बना रहा है। यहां से देखिए और सॉल्व करना है थोड़ा सा, तो इसको और सॉल्व किया जाए तो बाहर कितना आ जाएगा? बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई स्क्वायर इंटू आर, म्यू नॉट 2 पाई स्क्वायर आर, और इंटू ऊपर मिल रहा है आई, ये आई भी मिल रहा है। अब अंदर क्या बचा? अंदर साइन थीटा डी थीटा, 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा, ये लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं साइन थीटा का अगर समाकलन करें तो साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहां समाकलन कर देंगे साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर, और इसका समाकलन आएगा माइनस कॉस थीटा, और यहां लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई, माइनस चिन्ह बाहर करके लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो माइनस चिन्ह बाहर करेंगे तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर हो जाएगा, और यहां देखिए लिमिट अप्लाई किया जाए तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से कॉस पाई का मान कितना होता है, यानी कॉस 180 का मान -1 होता है।
तो इसका मान -1 और cos 0 का मान +1 होता है, लेकिन यहाँ आगे माइनस चिन्ह यहाँ भी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर, ये आएगा माइनस में, ये माइनस में है, और साथ में यहाँ पर एक -1 cos पाई का मान और माइनस cos 0 का मान भी 1 रख देंगे। तो -1 मिलके -2, और -2 का माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहां से देखिए b कितना मिल रहा है, b बराबर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा +2 म्यू नॉट आई अपॉन नीचे आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, अंत में देखिए क्या बचा, अंत में b का मान यहां बच रहा है म्यू नॉट आई और नीचे पाई स्क्वायर आर। अब देखिए कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही ये प्रश्न का उत्तर मिल रहा है हमको, म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर, ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रकार 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो आज का ये बेहतरीन 20 प्रश्नों की आज की ये सीरीज आज यहां खत्म हो रही है, और इसी प्रकार से हम अगले चैप्टर में समाप्त होने पर फिर से प्रश्नोत्तरी लाएंगे, और पूरा पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद हम चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल अलग से भी सॉल्व करेंगे। तो आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।